अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का, मोहब्बतों का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सिंध से ये कहानी आई हुई है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अखबारों में, रिसालों में लोगों से ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को पढ़ते हुए और बाद में उनसे सवालात जब मैंने किए हैं कॉल पे, तो यकीन मानिए मैं खुद अजीब सा हो गया था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, कैसा निज़ाम है। ये तो एंड पे आप लोग कहानी सुनने के बाद फैसला करेंगे कि क्या जो मेरे अल्फाज शुरू में कहानी सुनाने से पहले मैंने कहा था कि मैं उलझ सा गया था, अभी भी लफ्ज़ तलाश कर रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा उनको मैं क्या लफ्ज़ दूँ, इस कहानी को, इस निज़ाम का कौन सा खौफनाक हिस्सा कहूँ। ये आप कहानी सुनेंगे तो मेरे ख्याल में आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। नाम उनके फ़र्जी हैं और उन्होंने कहा है सिर्फ इतना कह दें कि सिंध की ये कहानी है। एक माँ ने मुझे कहानी भेजी है। बहुत सी हॉरर कहानीज़ मैंने पढ़ी हैं, बहुत सी खौफनाक कहानियाँ मैंने सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं। ये एक अजीब ही कहानी है। यकीन मानिए इस कहानी को पढ़ने के बाद और उनकी ज़बानी भी कुछ बातें सुनने के बाद मैं खुद अजीब सा हो गया था। चलिए आइए कहानी उन्हीं की ज़बानी। उनका नाम है खालदा और ये फ़र्ज़ी नाम है। खालदा का कहना ये है, उन्हीं के फरमाइश पे नाम भी मैं कोशिश करता हूँ खुद से ना रखूँ, जो वो पूछता हूँ कहते हैं कोई भी रख ले, मैं कहता हूँ नहीं आप ही बताएं तो कि मैं वही रखूँ। तो ये नाम उन्होंने ही आगे भी जो मैं बताऊँगा चूज़ किए हैं। खालदा भी नाम उन्होंने चूज़ किया है। खालदा का कहना है कि मैं एक बिल्कुल नॉर्मल से घराने में पैदा हुई कि इतना था कि भूखा नहीं रहना पड़ता था। खाने को आम सी वही रोटी और दाल साग यानी कि मामूली सा जो सालन होता था खाने को मिल जाता था, क्योंकि घर में पैसे की रेल पेल नहीं थी। हम कुछ अमीर लोग नहीं थे, ना ही इतने थे कि गुजारा ही अच्छा हो जाता। बस ये होता था महीने में कभी एक दफ़ा या दो दफ़ा भूख काटनी पड़ती थी। मैंने उनसे ये बात पूछी, भूख एक महीने में भूख काटनी से क्या मुराद है? तो उनका कहना था महीने में एक दो दफ़ा ऐसा होता था कि एक टाइम तो खाने को मिल जाता था और दूसरे टाइम खाना नहीं बनता था। यकीनन आप इस बात से समझ गए होंगे कि इंसान के हालात ऐसे होते हैं। बाप खालदा का जब बाहर से मजदूरी करके लाता और खालदा की माँ के हाथ पे पैसे रखता तो वो पका लेती थी, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेती थीं और बच्चों का पेट भरती थीं। और जिस दिन उसकी मजदूरी ना लगती, वो खाली हाथ लौटता, तो उस दिन बच्चे शायद थोड़े से भूखे भी रह जाते। ज़िंदगी कहती है ठीक गुजर रही थी। वक्त के साथ साथ मैं भी जवान होती गई। हमारे इलाके में जैसी लड़कियों की शक्ल सूरत होती है वैसे ही मेरी शक्ली सूरत थी। ना ही मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी और ना ही मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत, अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थी। वक्त का एहसास ही नहीं हुआ कितनी जल्दी गरीब के बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिनकी माँओं को फ़िक्र लग जाती है, स्पेशली रिश्तों की, कि मैंने तो इस हालात में अपना वक्त गुजार लिया। शौहर के साथ सब्र शुक्र करके जैसा भी वक्त था कभी नाशुक्री नहीं की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन वालदा और वालिद की ख्वाहिश होती है बेटी की शादी इस जगह पे हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ उसको किसी की मोहताजी ना हो, वो भूखी ना रह सके। जिस घर में ये लोग रहते थे, ये एक था तो बड़ा सा घर लेकिन कच्चा सा था। दीवारें भी अक्सर जगहों से टूटी हुई थी, कच्ची दीवारें थी। कमरे दो थे इसके अंदर, वो भी कच्चे से थे। तो ऐसे घरों में जो रिश्ते आते हैं वो भी किसी अमीर की नहीं आते, उन्हीं की तरह गरीब के रिश्ते आते हैं। लेकिन खालदा की जो माँ बाप ने तरबियत की थी वो बहुत ही अच्छी थी। खालदा से जब मेरी बात भी हो रही थी तो वो कह रही थी, मैं अपने मुंह से नहीं कह रही, ये लोगों के अल्फाज थे, कि अच्छी लड़की है, सीरत की अच्छी है, कभी कोई बात, कोई गिला, कोई शकवा, कोई बुराई, कोई गलत बात इस बच्ची की नहीं सुनी। कुदरत ने आगे क्या नसीब में लिख रखा था ना माँ बाप को पता था ना खालदा को। वक्त गुजरता रहा, जहाँ रिश्ते आ रहे थे और माँ परेशान थी रिश्तों की वजह से,
वहीं खालदा के बाप से कहती अच्छा रिश्ता देख के हाँ कर दीजिए, और खालदा का बाप कहता मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि ये ऐसा रिश्ता आ जाए जिसको बेटी देने से पहले मैं इतना कम से कम मुतमईन हो जाऊं कि मेरी बेटी वहाँ पे भूखी ना रह सके। मैं अपनी बेटी को उतना खुशियाँ नहीं दे सका कि उसका रोज़ अच्छे खाने का बंदोबस्त कर सकूं, लेकिन उसको ब्याहते हुए तो इतना ज़रूर कोशिश करूँगा कि किसी अच्छे घर में जाए, अमीर घर में ना जाए लेकिन भूखी ना रहे मेरी बेटी। खुदा को जो मंजूर हुआ वो होके रहता है, और क्या मंजूर था खुदा को, घर में जहाँ रिश्ते आ रहे थे वहीं पे एक ऐसा रिश्ता आया जो खालदा की माँ और खालदा का बाप दोनों परेशान हो गए उस रिश्ते को, क्योंकि ना सिर्फ वो एक अच्छी शक्ल और सूरत का मालिक था बल्कि खाती पीती फैमिली से ताल्लुक़ था। पहली बीवी उसकी शादी के कुछ अरसे बाद ही फौत हो गई थी, और उसको किसी ने खालदा के घर के बारे में बताया तो वो यहाँ तक पहुँचे रिश्ते के लिए। वो अभी इतना बड़ी उम्र का नहीं था, जवान ही था, लेकिन बीवी के मरने के बाद दोबारा से शादी का ख्वाहिशमंद था। खालदा ने भी जब उसको देखा तो वो पहली ही निगाह में उसको बहुत खूबसूरत लगा। वो था भी शक्ल सूरत का बहुत अच्छा, खालदा से भी शक्ल सूरत में खूबसूरत था। खालदा के वालिद ने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सोच के आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा आप हमारे घर आना चाहते हैं तो पहले आप हमारे घर का विजिट भी कर लीजिए, क्योंकि खालदा का बाप नहीं जानता था वो शख्स कौन है, इस गांव का नहीं था, दूसरे दूर के गांव से आया था। तो खालदा के वालिद ने कहा ठीक है मैं आपके गांव चक्कर लगाऊंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। जब वो वहां से गए तो खालदा की माँ जो काफ़ी परेशान थी कि आपने इतने रिश्ते को क्यों टाइम ले लिया, क्यों कहा मैं सोच के बताऊंगा, हाँ क्यों नहीं की। ऐसे रिश्ते कहाँ आते हैं, नसीब से आते हैं। वो अगर रूठ के नाराज़ होके चले गए, आपने उनको हाँ नहीं की तो क्या बनेगा। तो उसने कहा भलिए लोके बेटी है, कोई माल मवेशी नहीं है कि उठा के किसी के हाथ में दे दूं, देख तो आऊं कौन है कहाँ रहता है, दिल को तसल्ली होगी तो अपने लख्ते जिगर को वहां पे तोड़ूंगा। खालदा का वालिद टाइम निकाल के जब वहाँ पे पहुँचा उस घर जहाँ का पता बताया गया था, तो वो खुद भी हैरान रह गया कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया, क्योंकि उनका जिस तरह का कच्चा घर था, तो जिस घर के बाहर वो खड़ा था एड्रेस पूछते पूछते जिस गांव में वो पहुंचा था, तो वो एक पक्का सा घर था और काफ़ी बड़ा सा घर था, जिस घर को देख के लगता था इस घर के जो मकीन हैं काफ़ी खाते पीते हैं। बहुत लैंडलॉर्ड तो शायद ना थे, लेकिन अच्छे खाते पीते लोग थे। असलम के बताए हुए उस एड्रेस पे जब उसने बाहर दरवाज़ा नॉक किया और बताया गया कि मैं असलम से मिलने आया हूँ, और जब उसकी असलम से मुलाकात हुई और असलम खालदा के बाप को अंदर लेकर गया, तो खालदा का बाप वाकई हैरान व परेशान था कुदरत के इस निज़ाम पे, सिस्टम पे, कि वाकई बेटी के लिए जो रिश्ता आया था वो उनकी सोच से भी बढ़ के था। वो बहुत ही खाते पीते लोग थे, चौधरी तो नहीं थे, लेकिन उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। कुछ देर वो वहाँ पे बैठा, असलम ने उसकी बहुत आओ भगत की। असलम भी फ़र्ज़ी किरदार है, नाम मतलब है फ़र्ज़ी किरदार से, सॉरी फ़र्ज़ी नाम है, रियल किरदार है ये। असलम ने काफ़ी आओ भगत की। खालदा का बाप वहाँ पे काफ़ी खुश हुआ, और जब वहाँ से लौटने लगा तो उसने कहा मुझे ये रिश्ता कबूल है, आप आइए और शादी की तारीख तय कर लेते हैं बैठ के। खुशी खुशी वापस आया और बीवी को आके बताया कि मुझे वो घर, वो फैमिली, वो लोग बहुत पसंद आए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं। असलम, उसकी एक माँ, दो घर में रहते हैं, और असलम जल्दी शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो भी सोग में है, बीवी को मरे कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन उसको अपनी माँ की खिदमत करने के लिए भी एक बीवी चाहिए जो असलम का भी ख्याल रख सके, उसकी माँ का भी सर रख सके। जो बहनें थी वो ब्याह के अपने घर चली गई हैं, अब उस घर में असलम की सिर्फ माँ और असलम रहता है। और ये बातें उसने उसी गांव के लोगों से भी पूछी थी, तो उन्होंने कहा था आप खुशकिस्मत है कि इस घर में आपकी शादी हो रही है, बहुत ही बाकिरदार और अच्छा लड़का है असलम। वो लोग शादी के लिए आए, और शादी के लिए जो हाँ पहले ही कर दी गई थी, तारीख रखी गई, और तारीख रखते ही रुखसती कर दी गई। खालदा ब्याह के, हर वो लड़की जो एक सपना देखती है अपने घर का, जहाँ पे वो ब्याह के जाती है अपने शहजादे के साथ, उसी की डोली में बैठ के दूर के उस गांव में असलम के घर पहुंची।
खालदा ने वो घर नहीं देखा था, माँ से सुना ज़रूर था। माँ ने बताया था कि तुम्हारा जो बाप देख के आया वो तो बताता है बहुत अमीर लोग हैं। उनके लिए तो वो बहुत अमीर थे, दुनिया के लिए बज़ाहिर वो एक खाते पीते लोग थे, लेकिन उन गरीबों के लिए वो बहुत अमीर लोग थे, जहाँ महीने में 2-3 दफ़ा गुर्बत आती थी। खालदा जब उस घर में दाखिल हुई तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उसको यकीन नहीं आ रहा था, मैं ख्वाब देख रही हूँ या वाकई ये हकीकत है। जब उस घर में दाखिल हुई, सुबह उठी और देखा जितना बड़ा वो घर था, जितना खूबसूरत था, जो उसका कमरा था, वो उसने ऐसा कमरा अभी तक अपनी किसी सहेली के घर में भी नहीं देखा था। उसने तो जितने भी घर देख रखे थे वो कच्चे से घर थे। वो तो एक बहुत ही छोटे से देहात में रहने वाली लड़की थी, लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो भी तो देहात ही था, लेकिन घर देहात वाला नहीं था। जिस तरह शहर के अंदर सीमेंट के बने हुए घर होते हैं, उस तरह का घर था। अच्छा, कुछ लोग इस कहानी को सुन के कुछ उनके दिल में सवाल पैदा होगा कि क्या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पक्के घर, सीमेंट के घर नहीं देखे? जी बिल्कुल, आज के दौर में भी है। ये कहानी तो थोड़ी सी पुरानी है। आज के दौर में भी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पहाड़ों में रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, जो शहरों की तरफ नहीं आए। दुनिया में ही गुर्बत है, बहुत सारे मुल्कों में है। पाकिस्तान में दिया अल्लाह का सब कुछ है, इतनी गुर्बत नहीं है बनिस्बत कुछ और मुल्कों के, लेकिन देहात छोटे छोटे आज भी हैं जहाँ के रहने वाले वहीं ही रहते हैं, दुनिया से उनका कोई राब्ता ही नहीं है। कभी शहर आए भी सही तो वो हैरान होते हैं, हर चीज़ को इस तरह घूर घूर के देख रहे होते हैं कि देखने वाला समझ जाता है कि ये पहली दफ़ा शहर आया है, ये चीज़ें पहली दफ़ा देख रहा है। सो खालदा भी पहली दफ़ा एक ऐसा खूबसूरत घर देख रही थी और खुश हो गई थी अपनी किस्मत पे। उसको यकीन आ ही गया, हाँ मेरी शादी हो गई। और असलम खुद भी एक अच्छा शौहर साबित हुआ। खालदा जिस तरह सीरत की मशहूर थी, फर्मा बरदार, कभी कोई गिला नहीं। उसने जाते ही उस घर को अपना घर समझा और इतनी घर की सेवा की, हर काम अपने हाथ में ले लिया, सफाई, ये वो सारा कुछ, रोटी खाना पकाना। माँ बाप ने तरबियत बहुत अच्छी की थी। तो असलम और ज़्यादा खुश हो गया कि खुदा ने अगर एक दुख दिया, बीवी चली गई, तो खुदा ने एक और तोहफ़ा दिया, वो एक फर्मा बरदार, अच्छी बाकिरदार खूबसूरत बीवी मिल गई। जब अच्छे कपड़े इंसान तन पे बांध ले, पहन ले, अच्छा खाए, तो रूप और संवर जाता है। और हालात ऐसे ही हुए। इस घर में आके अच्छा खा कर, अच्छा पहन कर, कोई लिपस्टिक शिपस्टिक लगा कर वाकई खालदा भी निखर गई। खुद को वो शीशे में देखती तो हैरान जाती। कच्चे घर में तो अपनी शक्ल तक नहीं देखती थी, बाल जिस मिट्टी से भरे होते थे, आज वो शैम्पू इस्तेमाल कर रही थी, आज वो शहर की वो चीज़ें इस्तेमाल करती थी जो उसने पहले कभी नहीं की थी। जिससे क्या हुआ, उसका रंग और रूप ही तब्दील हो गया। जो अपने आप को कभी एक आम सी शक्ल की समझती थी, जब जिस दिन वो शहरी स्टाइल के बाल संवारने शुरू हो गई तो उसका शौहर भी हैरान रह गया कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। और उसने शौहर ने फरमाइश की कि ऐसे बन संवर के रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। और खालदा को भी बनना संवरना अच्छा लगने लगा। असलम की वालदा ज़ईफ़ खातून थी, वो भी एक नेक औरत थी और खालदा ने उनको अपनी माँ समझ के इस तरह उनकी खिदमत की कि वो हर वक्त दुआएं देती खालदा को और खुश होती कि अल्लाह ने उनके घर में एक ऐसी बहू भेजी है जो बहू नहीं, बेटियों से बढ़ के है। ये घर खुशियों भरा घर, रहमतें ही रहमतें थीं। इस घर में इबादत भी होती, इस घर में प्यार भी था, लोग आते तो इस घर की, मियाँ बीवी की और उस बहू की, जो बहू थी तो माँ की इस तरह खिदमत कर रही थी और बीवी थी तो शौहर से इतना प्यार उसकी खिदमत कर रही थी कि इर्द गिर्द वाले भी तारीफ़ करते। जहाँ गुर्बत में आँख खोली, घर में भूख भी सहनी पड़ती, वहीं एक ऐसे घर में शादी होना जो शौहर भी खूबसूरत, दौलत भी उस घर में है, खाना पीना भी बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो बहुत अरसे तक जिस लड़की को खुद यकीन नहीं आता था कि किस्मत ऐसी मेहरबान भी हो सकती है, तो वो इस बात से बेखबर थी कि आगे आगे कौन से इम्तिहान हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो ज़िंदगी का ये दूसरा रूप था। एक रूप घर, कच्चा घर, माँ बाप वाला घर, और ये दूसरा रूप था। अभी ज़िंदगी ने कितने रूप धारने थे वो नहीं जानती थी। वक्त कभी रुकता नहीं है, तेज़ी के साथ चलता जाता है। वो घर जिसके अंदर वो रहती थी एक काफ़ी बड़ा घर था, उसके कमरे भी शानदार थे, उसके अंदर वो सहूलियात भी लगी हुई थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। गर्म पानी के लिए क्या लगा होता है और
ठंडक के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, कमरों को ठंडा करने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एसी क्या होता है, वो इन चीज़ों से नावाकिफ़ थी। लेकिन अब वो एसी में सोती थी, एयर कंडीशन में सोती थी, गीज़र लगे हुए थे उसके घर में। ये वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी जो उसने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसको लगता था कि वो बहुत अमीर हो गई है, अमीर घर में है। लोगों की नज़रों में उस शहर, उस छोटे से गांव के हिसाब से तो वो एक खाता पीता घर था, लेकिन खालदा की नज़रों में ये एक अमीर घर था, क्योंकि उसने ये चीज़ें ज़िंदगी में नहीं देखी थी। खालदा जब अपने इर्द गिर्द वालों से मिलने के लिए भी जाती तो वो लोग भी खालदा से बहुत प्यार से पेश आते, उसका ख़ास ख्याल रखते, उसको इज़्ज़त देते। वो भी लोगों से प्यार से मिलती, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाकर घर से ले जाती, वो भी इसके घर काफ़ी चीज़ें बनाकर भेजते। इसी तरह अल्लाह ताला ने साजिदा को पहला बेटा दिया। जिस दिन बेटा हुआ तो असलम उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था। साजिदा तो खालदा तो माँ बन गई थी, लेकिन असलम बहुत ज़्यादा खुश था। माँ होती है, उसके पाँव के नीचे जन्नती अल्लाह ने इसलिए रखी है कि उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। उसको मैं क्या लफ्ज़ों में बयान करूँ कि माँ की खुशी क्या होती है जब औलाद पैदा होती है। लेकिन असलम था जो बहुत लहराता फिर रहा था, गुनगुनाता फिर रहा था, बहुत खुश था, हवाओं में उड़ रहा था। वहीं असलम की माँ भी बहुत खुश थी, उसके घर के आंगन में फूल खिला था। उसको कोई दादी कहने वाला आ गया था। वो इस बात पे नाज़ा थी कि मुझे कोई दादी दादी कहेगा जिसको मैं अपनी आंखों से देखूंगी। वो रेंगता फिरेगा, दौड़ता फिरेगा, मेरे साथ खेलेगा, मेरा खिलौना आ गया। और अगले साल अल्लाह ने उनको एक बेटी भी दे दी। ये एक आम सा घर था। वक्त के साथ साथ जिस तरह बाकी लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये घर भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन वहीं पे जहाँ पहला बेटा रिहान हुआ, वहीं पे कुछ अरसे बाद मैमूना अल्लाह ने बेटी की शक्ल में अता की। उसके बाद भी ये सिलसिला चला और 4 बच्चों के वो दोनों माँ बाप बन गए। लेकिन जैसे ही पहला बेटा हुआ रिहान, दूसरी बेटी मैमूना, फिर एक बेटा हुआ और फिर उसके बाद एक बेटी। लेकिन बेटी के पैदा होते ही अल्लाह ने जिस तरह इम्तिहान लिखा था, आगे क्या नसीब में लिखा था वो हो के रहना था। असलम अल्लाह को प्यारा हो गया। मोटरसाइकिल पे वो जा रहा था कि वहीं पे रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ और उस हादसे की नतीजे में अस्पताल तो उसको पहुंचा दिया गया, लेकिन चोटें उसको इतना ज़्यादा लगी थीं कि वो बर्दाश्त न कर सका, खुदा को प्यारा हो गया। अब वो हंसता बसता घर जो खुशियों भरा था, जहाँ पे मोहब्बतें, प्यार, खिदमत, केयर सब कुछ था, आज उदासी उस घर के हर कोने में छुपी बैठी थी। और इस तरह निकल के उदासी वो फैल गई जो इंतज़ार में थी कि कुछ हो और हम फैलें, कि कोई शख्स घर में, चाहे वो बच्चे थे, असलम की माँ थी या खालदा थी, हर वक्त खामोश थे। वो दादी जो इस बात पे खुश थी कि वो नन्हा मुन्ना मुझे दादी कहेगा, फिर वो एक दादी, एक बच्ची भी आ गई, 2 और भी आ गए, वो सब मुरझाए हुए से थे। घर का मेन फर्द जो एक माँ का बेटा था, खालदा का शौहर था और बच्चों का बाप था, इस दुनिया से जा चुका था। खालदा ने कभी ये सोचा ही नहीं था, खुदा ना खास्ता, कि वो मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मेरा रोज़गार कैसे होगा, मेरा सिस्टम कैसे चलेगा, वो इस बात को नहीं जानती थी। लेकिन जब शौहर अल्लाह को प्यारा हो गया, जो कुछ उसकी जमा पूंजी थी घर के अंदर, कुछ देर तो वो खाते रहे। लेकिन एक दिन असलम की माँ ने खालदा को बुलाया और बुला के कहा, रब का लिखा कोई टाल नहीं सकता, रब की अमानत रब के पास चली गई, लेकिन आखिर हम जब तक जी रहे हैं, जब तक ज़िंदा हैं, इस ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना तो है, इस गाड़ी को खुद से अपने हाथों से ख़त्म तो नहीं कर सकते, सरवाइव तो करना है, तो तुमने क्या सोचा है। तो उसने कहा, माँ जी मैं समझी नहीं हूँ आपकी बात का। उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, तुमने मुझे बेटी से बढ़ के इज़्ज़त दी है, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम खुद 4 बच्चों की माँ हो गई हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हारा रिहान माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो रहा है,
वक्त ऐसे नहीं गुजरेगा, तुम अपने बारे में जो फैसला करना चाहती हो कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तुम इस घर की मालकान हो, ये घर तुम्हारा है, ये बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन तुम शादी भी करना चाहो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। खालिदा ने कहा, नहीं माँ, मैंने इन बच्चों के लिए जीना है, मैंने असलम के नाम पे जीना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर माँ ने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें बैठ के सोर्स ऑफ इनकम का सोचना होगा। वो वाहिद सहारा था जो इस घर में कमा के लाता और हम खाते थे। अब हम क्या करेंगे? कुछ हमें बैठ के जो जमा पूंजी रह गई है उसको इस तरीके लगाएं कि फिर कुछ ना कुछ हमारा सर्कल चलता रहे। उसने कहा, आप जानती है माँ, मैं जिस इलाके से आई हूँ मैं इस मामले में बेहतर नहीं जानती, ये आपको ही फैसला करना होगा, जो आप बेहतर समझें वो फैसला करें। चाहती वो यही थी असलम की वालदा कि वो खालिदा की रजामंदी से हर काम करे। खालिदा को ये ना लगे कि माँ ने खुद से फैसला क्यों कर लिया। तो उसने अपनी बेटियों को भी बुलाया, उनसे मशवरा किया कि तुम लोग मशवरा दो, क्या इस तरह इन्वेस्टमेंट की जाए, काम किया जाए कि हमारे घर का खर्चा चलता रहे। उन्होंने भी मशवरा दिया, तो इस तरीके सर्कल चला लिया गया। इस तरह इन्वेस्टमेंट कर दी गई कारोबार में मिलके उनके साथ ये वो करके कि इनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बच्चों की परवरिश भी हो जाए, माँ और खालिदा को रोटी भी नसीब हो जाए। जिस तरीके वो पहले खा पी रहे थे उतना नहीं तो कम से कम उससे हल्का कम ज़रूर वो खा लें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। और ऐसा ही हुआ, अल्लाह ने ये सिलसिला भी चला दिया। अब खालिदा को महसूस होता कि उसको भी कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा घर का सर्कल चलाने के लिए कुछ हाथ बटाना चाहिए। खालिदा ने माँ से इजाज़त मांगी, मैं बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा सकती हूँ, मैं फ़ारिग होती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बच्चों को कुरान पढ़ा लिया करूँ। असलम की वालिदा ने कहा, बिल्कुल, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अपना घर है, तुम पढ़ा सकती हो। और इसी तरह बच्चे मोहल्ले के जो थे वो इस घर में पढ़ने के लिए आना शुरू हो गए। तो उन बच्चों के जो वालिदैन थे उन्होंने ही कहा कि हम ऐसे नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, हम आपको कुछ ना कुछ इसके बदले पैसे नहीं, क्योंकि ये तो एक नेक अमल है, लेकिन हम वैसे हदिया समझ के आपको कुछ दे दिया करेंगे। बज़िद थी खालिदा कि वो नहीं लेगी, लेकिन उन लोगों के ज़िद करने पे मजबूर हो गई और वो लोग बच्चों के एक हदिये की सूरत में कुछ पैसे भी देने लगे, जो वो इन बच्चों और घर पे इस्तेमाल करने लगी। वक्त और गुजरा, रिहान बड़ा हो गया था, उम्र उसकी 22 साल थी, और उसकी बहन मैमूना, ये दोनों बहन भाई एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। रिहान चिड़चिड़ा था, शदीद गुस्से वाला था, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसके बावजूद कि खालिदा ने उसकी बहुत ज़्यादा तरबियत की थी, बहुत ज़्यादा उसको फोकस किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, उसके बावजूद वो बहुत ना सिर्फ गुस्से का तेज़ था बल्कि छोटी छोटी बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन अपनी बहन मैमूना से बहुत प्यार करता था, उस पर जान छिड़कता था, जान वारता था। और मैमूना भी अपने भाई के पीछे पागल थी। बहन भाइयों में हमेशा प्यार होता है, लेकिन इनका प्यार कोई बहुत ही ज़्यादा था। वो अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती थी और भाई अपनी बहन मैमूना के बगैर नहीं रह सकता था। तो भाई अक्सर उसको कहता, तू जब शादी हो के अपने घर चली जाएगी मैं तो नहीं रह सकूँगा, मैं क्या करूँगा? तो वो कहती थी, मैंने शादी थोड़ी करनी है, मैं तो अपने भाई के साथ रहूँगी, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। अब इन लोगों ने कुछ भैंसे वगैरह भी घर के पीछे लेके रखी हुई थी। एक एरिया जो इनके पास काफ़ी बड़ा घर था, तो उसका पीछे वाला हिस्सा उन्होंने चार दीवारी करा के इस तरह का भाना टाइप बना दिया था कि वहाँ पे उन्होंने भैंसे रखी हुई थी। उसका जो दूध था वो घर भी आता और बाकी दूध बेच दिया जाता, उनसे कुछ पैसे भी आ जाते थे, क्योंकि असलम की जो इन्वेस्टमेंट थी इस तरह के बहुत सारे कामों में कर दी गई थी। और दूध से जब अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए तो उन्होंने इस काम को बढ़ा दिया था। 22 साल का वो खूबसूरत नौजवान रिहान एक दिन बाहर से घर पहुंचा। 1 महीना पहले उसने मोटरसाइकिल, बिल्कुल नया मोटरसाइकिल निकलवाया था। मोटरसाइकिल लेके वो आके उसने घर के बाहर खड़ा किया, मोटर बाइक से उतरा और अपने घर के अंदर दाखिल होने लगा तो वहीं गली से ही आती हुई कुछ भैंसें थीं जो मोटरसाइकिल के इस तरह पास से गुजरी कि एक भैंस मोटरसाइकिल को टच हुई और मोटरसाइकिल ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही बाइक नीचे गिरा तो उसका एक जो साइड का शीशा था, उस वक्त शीशे लगे होते थे साइडों पे, आजकल लोग उतार देते हैं, वो टूट गया। नया मोटरसाइकिल था और जब उसका शीशा टूटा तो वो फ़ौरन वो जो दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा था, जैसे ही उसको आवाज़ आई वो एकदम भागा, तो इतनी देर में मोटरसाइकिल को बचा ना सका और मोटर बाइक नीचे गिर चुका था, उसका शीशा टूट चुका था।
तो उसके पीछे आता हुआ उन भैंसों का मालिक भी था। गुस्सा उसको इस बात पे आया कि वो जो अपनी भैंसों को लेके आया उसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि इनको साइड से लेके जाए। तो उसने उसको गुस्से में कहा, अंधा है तू, देख नहीं सकता कि ये यहां से ना गुजारूं, बाइक खड़ा हुआ है। तो अगले वाले ने भी गुस्से में कहा कि तू अंधा होगा, वो जानवर है, उसको कैसे पता क्या करना है क्या नहीं। तो उसने कहा जानवर है तो इसका मतलब है जानवर घरों को तोड़ता जाए। इन बातों में उनकी तू तो मैं होना शुरू हो गई। भैंसों का मालिक, दूसरी भैंस, इनकी भैंसें नहीं थी, इनकी तो अंदर थी, दूसरी भैंसें जो हमसाई वगैरह की थी उनकी, वो उसका मालिक ये इस बात पे बजीद था कि जानवर है उसने देखा नहीं, तो वो इस पे बजीद था, तो भाई मेरा जो नुकसान हो गया तो मैं मतलब चुप कर जाऊं। बस इंसान है, इंसान की फितरत है। बस ये बात बढ़ती गई यहां तक कि गाली गलोच पे पहुंच गई। जब गालम गलोच एक दूसरे को शदीद गालियां देनी शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू हो गए दोनों, तो लड़ाई इस हद तक, मुंह से जो लड़ाई हो रही थी, दोनों तरफ से मुंह से तीर बरसाए जा रहे थे जो बहुत ही लफ्ज़ों से भरे हुए थे, गलीज लफ्ज़ों से, जिनको गालियां कहते हैं, जो एक दूसरे को तीर बरसा रहे थे। तो वहीं पे वो जो भैंसे लेके आ रहा था वो एक बदमाश तबीयत का बंदा था। उसने कहा तू रुक, मैं तुझे अभी देख लेता हूं मैं तेरे साथ करता क्या हूं। वो मशहूर था इस इलाके में कि उसके साथ कोई बोलता नहीं है, पंगा नहीं करता, वो अजीब मिजाज का एक बदमाश तबीयत का बंदा है, लोग उससे डरते थे। लेकिन ये एक ऐसा नौजवान था जिसकी उम्र 22 साल थी, जज्बात थे उसके अंदर, गुस्सा था, उसने कभी उसको मुंह नहीं लगाया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो उससे दबक जाता, उससे डर जाता। जब उसने उसको धमकी दी तो वो समझा ये मुझे मारने के लिए कुछ लेने गया है। वो तेजी से अपने घर भागा और उसी कमरे में, जो बाप का खूबसूरत कमरा था, जहां बाप ने कभी अपनी ज़िंदगी में घर की हिफाजत के लिए दीवार पे 2 नाली वाली बंदूक लटकाई हुई थी, वो उसने फौरी तौर पे उठाई, उन दोनों के अंदर भरे और लेकर सीधा जहां पे उसने भैंसें रखी हुई थी अंदर दाखिल हुआ और एक स्टेप चढ़ के उन भैंसों का एरिया, जहाँ पे नीचे भैंसें थी, उसकी जो छत बनी हुई थी, जो कमरा टाइप बना होता है, अक्सर लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पे भैंसें रखी जाती है ऊपर छत भी डाली जाती है, 3 हिस्सों से दीवार होती है, फ्रंट वाला हिस्सा छोड़ दिया जाता है, जानवर अंदर चला जाए आराम से, दरवाजे नहीं बनाए जाते हैं। जिस तरह रूम बनाया जाता है, रूम के चारों तरफ दीवारें होती हैं, ये जो बहाने टाइप बने होते हैं इनके 3 तरफ दीवार होती है, फ्रंट वाला हिस्सा खाली होता है, जानवर आए जाए, सर्दियों में बारिश में इधर रहे। और उसके ऊपर जो छत बनाई जाती है एक आर्जी तौर पे छत होती है, मतलब पक्की नहीं होती छत, उसके ऊपर आप वेट नहीं डाल सकते, लेकिन इतना वेट उठा सकती है कि एक 2 बंदे चढ़ जाएं तो चढ़ जाएं। ये फौरी तौर पे उसके ऊपर चढ़ गया और सामने देखा वो 3 बंदे, 2 अपने कोई और लेके इनके घर की तरफ आ रहा है। रिहान जो पहले ही अलर्ट था और अपने हाथ में हथियार लेके बैठा था अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि वो डर गया था, उसने इसकी रेपुटेशन तो सुनी हुई थी कि ये बंदा बहुत खौफनाक है, यूं है, यहाँ है, और जब उसको धमकी लगा के गया तो रुक मैं तुम्हें अभी देखता हूं, तो वो समझ गया ये मुझे मारेगा, कुछ असला लेके आएगा। इसीलिए माँ को पता भी नहीं लगा, घर वालों को पता भी नहीं लगा, वो भाग के गया, और वो भी जज्बात में था क्योंकि इतनी एक दूसरे को बुरा भला और गालियाँ कह चुके थे कि वो असला लेके आया और भाने के ऊपर चढ़ कर खड़ा हो गया। वहीं पर उसने ऊंचा खड़े हुए देखा, सामने नजर आया कि वो 3 कज़न आ रहे हैं, और वो इतना डर गया, इतना बौखला गया कि इससे पहले कि वो मेरे ऊपर चला दें असला, मुझे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। और उसने वहीं पे निशाना लगा के उन पे बरसानी शुरू कर दी, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था क्या होने वाला है, कल क्या होगा, अभी इस लम्हे क्या होगा, तकदीर ने क्या लिख रखा है। क्योंकि जैसे ही उस असलहे से वो तेज रफ्तार निकली तो सीधी जाके ऐसी उनको लगी कि वो तीनों वहीं मौके पे ही वफात पा गए। उनका एक कज़न जो था वो कुछ देर वहीं पे तड़पता रहा, लेकिन वो जिसके साथ लड़ाई हुई थी उसका एक और कज़न, वो तो मौके पे ही वफात पा गए। लेकिन एक कज़न था जो तड़प रहा था, और लोग जब जमा हो गए, वाक़ये की भी समझ लग गई, यहाँ तक कि खालदा के कानों में भी आवाज़ चली गई, मैमूना के भी और बाकी घर वालों की भी, क्या हुआ है। वो भी दरवाजे से देखना शुरू हो गए, पूछना शुरू हो गए ये किस चीज़ की आवाज़ थी, क्या हुआ है। किसी को जो अभी तक समझ नहीं लगा था, तो उसी वक्त खालदा को पता लगा घर पे क़यामत टूट पड़ी है।
जहां असलम इस दुनिया से गया था वहीं पे एक और कुदरत ने इम्तिहान शुरू कर दिया है, एक और कयामत टूट पड़ी है। नौजवान बेटा जिससे अब उम्मीदें वाबस्ता थी खाला की, उसके हाथ से 3 लोग मारे जा चुके थे और लोगों ने बताया कि 2 लोगों की मौत मौके पे ही मर चुके हैं, एक को अस्पताल ले गए। लेकिन शाम तक जो रिपोर्ट आई वो ये था कि वो भी चल बसा है। 2 पहले चल बसे थे, तीसरा भी चल बसा है। जिस वक्त रिहान ये काम कर रहा था, असला चला रहा था, और उसने भी अपनी आंखों से देख लिया कि 2 गिरे इस अंदाज में गिरे कि ज़मीन पे गिरे और उसके बाद हिले नहीं, लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, तो इतना बौखला गया कि अपने हाथ में पकड़ा वो असला वहीं पे फेंका और जिस तरफ उसका रुख आया भाग पड़ा, क्योंकि वो खौफजदा हो चुका था। वो कोई ऐसा बच्चा या ऐसा लड़का तो नहीं था जो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो या उसने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया हो। जज्बात में उस गुस्से की वजह से, जिसकी वजह से माँ भी परेशान रहती थी और चाहती थी कि बेटा इस गुस्से के कंट्रोल का है वरना कभी नुकसान हो जाएगा, उसका गुस्सा बहुत शदीद था और आज उसी गुस्से पे कंट्रोल ना करने की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए वो वहां से भाग गया। लोग जो मुतवज्जो उन तीनों की तरफ हो गए थे जो 2 मौके पे मर चुके थे और एक को फौरन अस्पताल लेके जाने की तरफ गए, वो इसको भूल गए क्या हुआ, कौन था। उन्होंने कहा बाद में देखेंगे, पहले जिंदगी को बचाओ। जिस घर में क़यामत टूटी हो, सारा गांव सो गया था, ना खालदा सोई, ना बच्चे सोए, ना असलम की मां सोई। इस घर में क़यामत जो टूटी थी। 2 रातों तक असलम रिहान अपने घर नहीं आया। तीसरी रात वो अपने घर आया, दीवार फलांग कर। जानता होता है नौजवान लड़का कि घर के दरवाज़ा तो बंद है, तो मैंने किस रास्ते से जाना है, तो वो दीवार उसने फलांगी और अंदर गया। वहीं पे बहन के पास पहुंचा और बहन को जगाया। बहन की जैसे आंख खोली वो चीख मारने लगी, बोलने लगी, तो उसके मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, इशारा किया खामोश रहो। बहन चुप रही, उठ के बैठी, फ़ौरन भाई को गले लगा लिया, रोना शुरू हो गई कि क्या हो गया। तो भाई ने कहा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। उसके साथ कुछ देर बातें करता रहा। बहन रोती रही, भाई को चूमती रही, जिससे बेइंतहा मोहब्बत थी। वो उसका सगा भाई था जो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। तो वहीं पे उसने बहन को कहा मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझे अपनी जान का खतरा पड़ गया था, जिस तरह वो मुझे कह के गया था। मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सका, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन वो मुझे जिस तरह कह के गया था, मुझे डर पड़ा था कि ये असला लेके आएगा। इससे पहले कि ये मुझे असला लेके मार दे, मैंने इसके बारे में सुन रखा था, ये बहुत बदमाश है, तो मैंने अपने बचाव के लिए ऐसा किया। बहन के साथ वो राजो न्याज की बातें करता रहा और उसके बाद बहन को खुदा हाफिज कह के कि मैं रुक नहीं सकता, मेरे लिए छापे मारे जा रहे हैं, पुलिस मुझे ले जाएगी, तो मैं इसलिए तुमसे इजाज़त लूँगा। वो अपनी बहन से इजाज़त लेके घर से चला गया। वहीं पे महमूना जो पहले ही 2 रातों से सोई नहीं थी, खोई खोई सी थी, भाई को मिलने की वजह से और ही ज़्यादा खो सी गई। वहीं पे आवाज़ें आना शुरू हो गई जो खालदा के कानों तक भी पहुंची कि जल्द ही एक पंचायत लगने वाली है और उस पंचायत में फैसला क्या होगा कि वो पार्टी जिनके बंदे मरे हैं क्या फैसला करती है। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद एक पंचायत बैठी और उस पंचायत ने जो फैसला किया वो ये था कि आपको अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता देना होगा और फी बंदा 50-50 लाख रुपया देना होगा। जिस घर का फर्द असलम था वही डील करता, वो इस दुनिया से जा चुका था, तो उन लोगों के दिलों में था कि ये बहुत ही अमीर लोग हैं। तो उस पंचायत ने जो पहला फैसला किया उसमें करोड़ करोड़ का रखा गया कि तीनों बंदों का करोड़ करोड़ रुपया दिया जाए, यानी कि 3 करोड़ दिया जाए और दोनों बेटियों का रिश्ता दिया जाए। लेकिन बात करते करते, बहस करते करते, इनकी तरफ से जो भी मर्द बैठे थे, जो रिश्तेदार वगैरह थे असलम के, बात पहुंची 50-50 लाख पे। इससे नीचे नहीं होगा, नहीं तो अगर ये फैसला मंजूर नहीं है तो फिर हम माफ़ नहीं करेंगे और उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी।
कब तक वो भागेगा, वो तो पकड़ा तो जाएगा। बेहतर यही है कि आप हमें करते करते कम कराया जाता है, कम कराते कराते करोड़ की बजाय 50-50 लाख रुपए तीनों का, यानी कि 1.5 करोड़ बनता है 3 बंदों का, वो दे दें, रिश्ता दे दें दोनों बेटियों का, मैमूना का भी और उससे छोटी का भी, तो हम सुलह कर लेते हैं, माफ़ कर लेते हैं, उसको सजाए मौत नहीं होगी। वरना दूसरी सूरत में ये तो सीधा सीधा केस है, उसको सजाए मौत हो जाएगी। खालदा के ऊपर पहले ये क़यामत शौहर की सूरत में टूटी थी, बेटे से ये गलती हो गई, दूसरी क़यामत थी, और तीसरी ये थी 1.5 करोड़ का सुन के वो तो परेशान हो गई। वो जानती थी, या असलम की माँ जानती थी कि घर में जिस तरह गुजर बसर हो रही है, बस इतना सा है कि एक चादर है जिसमें पाँव ढांप लिए हैं, किसी को पता ही नहीं अंदर के हालात क्या हैं। सिर्फ इतना था कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, इतना था कि सिर्फ अच्छा खा लेते थे, अच्छा पहन लेते थे। सेविंग तो उसके पास थी ही नहीं, वो तो इस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं थे कि 50 लाख दे सकें। 1.5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा था, और ऊपर से मैमूना का भी और छोटी वाली का भी उनके हाथ में रिश्ता। ये जो बाजू दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने उनको बाजू दे दिया, अब उनकी मर्जी उस पर जुल्म करें, उसको मारें, उसको पीटें, उसको जैसे करें, जान से नहीं मारेंगे, बाकी वो जैसे करें उनकी मर्जी आपने उनको दे दिया है। इसके लिए एक मैं भूल रहा हूँ, इन्होंने एक लफ्ज़ में मुझे कहा था, उसके बदले होता है ये बाजू दिया जाता है कि 2 बाजू और इतना पैसे। अब तो ये कल्चर ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त के साथ ख़त्म हो चुका है, लेकिन चलता रहा है ये कल्चर। किस्सा मुख्तसर, खालदा की माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं था, और उससे भी बड़ी शर्त जो लगती, अगर होता तो वो शायद दे देती, वो अपने लख्ते जिगर दोनों बेटियों को कैसे उनको दे देती। जिस रात ये फैसला हुआ, ये बात सिर्फ खालदा जानती थी कि पंचायत में क्या फ़ैसला हुआ है, या असलम की माँ जानती थी। बच्चों में से किसी को नहीं पता था इस बात का कि ये पंचायत ने फ़ैसला किया है। वहीं रात को ऐसा हुआ कि सारे जाग गए। सबसे पहले खालदा की आंख खुली तो उसने देखा किसने की चीखने की आवाज़ आ रही है। उसने इर्द गिर्द देखा और उसकी आंख गहरी, एक मतलब थक के सोई थी, रो रो के सोई थी। किस लम्हे आंख लग गई, नींद कहाँ आती है, वरना कहते हैं नींद तो कांटों पे भी आ जाती है। अभी आंख ही लगी थी कि एकदम चीखों से आवाज़ सुनी, तो वो डर गई, कहीं ख्वाब देख रही हूँ या क्या हुआ है। तो कानों ने सुन के कहा, नहीं, ये सचमुच की आवाज़ है। जब आंखें खुली और दिमाग भी खुल गया तो पता लगा ये आवाज़ कहीं और से नहीं, उसके घर से आ रही है। वो एकदम से जनूनी से होकर उठी और भागी उसकी आवाज़ की तरफ, तो पता लगा मैमूना चीखें मार रही है। वो फौरी तौर पे उठी और मैमूना के पास गई और उसको जाके झंझोड़ा, मैमूना मैमूना, जैसे बेटी ने कोई बुरा ख्वाब देख लिया हो, डर गई हो। लेकिन वो थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चीखें थी कि बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि बाकी बच्चे भी जाग गए और असलम की वालदा भी पहुंच गई। उसका चीखे मारना अंदाज इस तरह का था जैसे वो नॉर्मल नहीं है, उसने कुछ देख लिया है या उस पर कोई साया सा हो गया है। खालदा उसके ऊपर पड़ती रही, फूंकती रही, पड़ती रही, फूंकती रही, और उसको मुसलसल बच्चे भी पकड़ते रहे, सारे मिल के पकड़ते रहे। वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। पता नहीं कौन सा पहर था कि वो स्लो होती उसको नींद आई और वो सो गई। बाकी घर नहीं सो सका, मैमूना सो गई। लेकिन सुबह जो सारे घर वाले जाग रहे थे, खौफ में थे, फिर कोई तकरीबन 8-9 बजे का टाइम हुआ तो फिर उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। अब वो चीखें पहले से भी ऊंची ऊंची मार रही थी, जनूनी हो चुकी थी, यहाँ तक कि हमसाए भी उनके घर में पहुँच गए। हमसायों ने पूछा क्या हुआ है, क्योंकि रात भी हम आवाज़ें सुनते रहे हैं लेकिन आए नहीं हैं, समझ नहीं सके कि पर्सनल मामला इस वक्त जाना ठीक भी नहीं है। तो वो खालदा ने बताया, पता नहीं मैमूना को क्या हुआ है। ख़वातीन भी आ गई, यहाँ तक कि मर्द भी आ गए, और मैमूना की हालत ऐसी थी कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता था। वहीं पे सीनियर बुज़ुर्ग ने कहा, लगता है इसको साया हो गया है। इतने लोग भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हालत ये थी, उसके कोई करीब जाता, उसको पकड़ने की कोशिश करता, वो ऐसे झटका मारती और वो दूर जाके गिरते। वो सब समझ गए इतना ताकत एक लड़की में नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि इसके अंदर साया हो गया है। फैसला हुआ इसको किसी अल्लाह वाले को, किसी आमिल को, किसी नेक को, किसी पहुंची हुई हस्ती को दिखाया जाए। खालदा जिसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, उसने फौरी तौर पे बेटी को लिया और कुछ लोगों को साथ लिया और एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, उनके आस्थाने पे पहुंचे। मैमूना की हालत जैसे ही उन बुजुर्ग साहब ने देखी, उन्होंने कहा इसके ऊपर एक बहुत ताकतवर जिन का साया है। वो कुछ देर बैठ के पढ़ते रहे, अपना अमल करते रहे, उसकी चीखें सुनते रहे, और आंख खोलते ही उसने कहा, मैंने पढ़ाई से मालूम कर लिया, इसके ऊपर एक बहुत ताकतवर जिन का साया हो गया है।
और वो इसको नहीं छोड़ेगा, उसके लिए मुझे चिल्ला करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे आपको 50,000 रुपया देना होगा। मुझे चीज़ें मंगवानी होगी, मेरा हदिया नहीं है, मैं मुफ्त में करता हूँ, लेकिन चीज़ें मंगवानी होगी, ये करना होगा। और मुझे ऐसे बहुत सारी बातें की। करती मरती क्या ना करती एक माँ थी, जब उसको समझ कुछ ना आया तो उसने फौरी तौर पे कहा आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। उसने कहा पैसों का बंदोबस्त कीजिए और आप इतने दिनों के बाद मेरे पास वापस आइएगा, मैं चिल्ला शुरू कर चुका हूँगा, इस पे दम करता रहूँगा और ये ठीक हो जाएगी। जैसे कैसे पैसों का बंदोबस्त करके मतलूबा दिन वो वहाँ पे पहुँचे। उसकी हालत थी अभी तक बिगड़ी हुई हालत थी, मुश्किलों से कुछ उसको ज़बरदस्ती मुंह में कोई लिक्विड यानी कि जूस हो गया, कोई यखनी होगी, इस तरह की जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वो अंदर डाल देते, मिल्क शेक हो गया तो वो अंदर चला जाता, खुद से वो नहीं खाती थी। पानी ज़बरदस्ती पिला देते थे, कुछ पानी पी लेती थी, या जब नॉर्मल होती थी ऐसे टिकटिकी बांधी एक जगह पे देखती रहती थी, और जिस वक्त उसको दौरा पड़ता था तो शदीद वो चीखें मारती थी और उसकी हालत अजीब हो जाती थी। और जब वो नॉर्मल होती थी तो किसी से बोलती नहीं थी, पड़ी रहती थी। माँ ही थी जो मुसलसल मैमूना को संभाल रही थी। मैमूना को अपना होश नहीं था, माँ ही उसके कपड़े बदल रही थी, माँ ही उसकी देखभाल कर रही थी। मतूबा दिन जब उस पीर के पास पहुंचे और उसको मतूबा रकम 50,000 रुपया भी दे दिया गया, तो उसने वहीं पे पढ़ाई की, कुछ पढ़ता रहा, कुछ करता रहा और तावीज़ बना के दे दी। ये तावीज़ इसके यहाँ पे बांधना है, ये तावीज़ इसके गले में बांधना है, इसके ऊपर ये पढ़ना है, अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगी। फूंके शूंके मारी और कहा आप लोग घर जाएं। घर जाते ही उसी तरीके तावीज़ बांध दिया गया, गले में भी बांध दिया गया, डोरी बांध दी गई, फूंके शूके मार दी गई, पानी पड़ के दिया था, वो भी सारा कुछ किया। मैमूना की हालत ज्यों की त्यों, कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ तक कि वो मुसलसल जाते रहे। माँ शदीद परेशान थी, खालदा खामोश हो चुकी थी, समझ उसको कुछ भी नहीं आ रही थी, वो करे तो क्या करे, सिवाय इसके कि दिन में एक दफ़ा, बाजू का 2 दफ़ा और बाजू का 3 दफ़ा उसको शदीद वो दौरा पड़ता और वो कंट्रोल से बाहर हो जाती। यहाँ तक कि मैमूना को रस्सियों से बांधना पड़ जाता। वो जिस चारपाई पे लेटी होती थी उस चारपाई पे उनको बांध देते कि उठ के भाग ना जाए, अपने बाल ना नोच ले या कुछ ऐसा ना कर दे। बेटी है, क्या करें। मैं उनकी कुछ बातें यहाँ पे छुपा रहा हूँ, एक बेटी के हवाले से वो बात मैं नहीं बताना चाह रहा। बेटियाँ साझी होती हैं। मतलब ये था कि हर वक्त वो एक अजाब में थी और माँ ज़्यादा अजाब में थी कि नौजवान बेटी की ये हालत है। और उधर से वो जो पंचायत वाला वो सिलसिला चल रहा था, उन लोगों की तरफ से ये हुआ, जब इन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये आपकी मर्ज़ी, हम तो आपके बेटे को बचाना चाह रहे थे। पंचायत वालों ने कहा ठीक है, ना आप रिश्ता देने को तैयार हैं और ना 1.5 करोड़ रुपया, तो इसका हल यही है, उसको सज़ाए मौत होगी। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कानून के दरवाज़ा खटखटाया और आपको पता है इस तरह का जो केस होता है फौरी तौर पे छापे मारने शुरू हो जाते हैं, और उसके लिए छापे मारे शुरू हो गए। यहाँ तक कि रेहान को पकड़ लिया गया, जिस जगह पे वो छुपा हुआ था। मुखबरी हुई और वो पकड़ा गया। ये एक बहुत ही आसान केस था, पैरवी करने वाला कोई था नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से वकील तो किया, वकील को पैसे भी दिए जितने वो दे सकते थे। अब मसला ये था, खालदा बटी हुई थी, एक तरफ रेहान था, उसका वकील था, और दूसरी तरफ शदीद घर के अंदर जो कोहराम था वो मैमूना का था। उसको वो एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसको और कोई संभाल नहीं सकता था। बच्चे और खौफजदा थे, जिसने संभालना था वो बड़ा भाई था, वो खुद अब गिरफ्तार हो चुका था, जेल में था। इस वक्त खालदा थी दिमागी तौर पे पहले ही नॉर्मल नहीं थी, परेशान थी, अपसेट थी, लेकिन बेटी हर वक्त सर पे बैठी थी, हर वक्त मैमूना की देखभाल कर रही थी। एक तरफ बेटा था और एक तरफ बेटी। ना वो उधर तवज्जो दे पा रही थी, ना वकील को टाइम दे पा रही थी, सिवाय जो उसके पास गिनती के पैसे रह गए थे वो उसको दे देती और कहती इस केस को लड़ें। वकील को भी पता था वो इस केस को जीत नहीं सकता, लेकिन वो अपनी फीसें ले रहा था। उधर से वो अपनी बेटी को वो पानी पिला रही थी, तवीज़ बांध रही थी, और उधर पीर के पास भी लेके जा रही थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब उन्होंने देखा इस पीर का जितना भी पढ़ाई हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो लोगों ने कहा लगता है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप किसी और पीर को दिखाएं। वहीं पे माँ अपनी बच्ची को लेके एक और पीर के पास गई। उस पीर ने देखते ही कहा आपका मसला हल हो जाएगा, बेटी को सामने बिठाएं। बेटी को सामने बिठा दिया गया। अपने 2-3 उसने मुस्टंडे किस्म के, ताकतवर किस्म के
बंदे बुलाए और आप बाकियों को कहा आप लोग इधर साइड पे हो जाएं, ये जिन बाहर निकलेगा तो आप लोगों में से किसी को ना चिमट जाए, तो इसलिए आप लोग साइड पे हो जाएं, मेरे बंदे इसको पकड़ेंगे और जिन अभी निकलेगा आपके सामने में से हम कलाम होगा और उसको मैं निकाल दूंगा। गाँव के लोग भी जो साथ गए थे, वहीं पर खालदा भी थी, वो सब साइड पर बैठ के गुमसुम सी टिकटिकी बांधे, वो जो एक जनूनी सी लड़की, पागल सी लड़की जिसके ऊपर जिन का साया था, वो सामने बैठी कम ऐसे मुर्दा सी पड़ी हुई ज़्यादा थी। उसको ज़बरदस्ती इस अंदाज में बिठाया गया कि जैसे वो इस तरह मैं बैठा हूँ इस तरह बैठ सके, लेकिन इसको पकड़ के बिठाया गया। माँ का दिल रो रहा था, बेटा जेल में था और बेटी को गैर मर्द पकड़े हुए थे। वो ऐसी माँ थी जिसकी तरबियत भी बहुत कमाल की हुई थी, अपने बच्चों की भी तरबियत कमाल करना चाहती थी, लेकिन आज ऐसी मजबूर थी कि उसको गैर मर्दों ने इस तरह बाजों से पकड़ा हुआ था और माँ का दिल रो रहा था। दुआ ये कर रही थी कि इस तरीके बेटी ठीक हो जाए। और उस पीर ने जब पढ़ाई करनी शुरू की तो उसके ऊपर कुछ भी फ़र्क ना पड़ा। जब कुछ फ़र्क ना पड़ा तो पीर साहब गुस्से में गरजे और कहा तू बोलता क्यों नहीं है। तो आगे से मैमूना खामोश रही। उसने कहा अगर तू ना बोला, मुझे पता है तू आ चुका है, तू ना बोला मैं तुझे भस्म कर दूंगा, मैं तुझे जला दूंगा, मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे तकलीफ़ दूंगा। और पीर साहब इस तरह की तड़ियाँ लगाते रहे, यहाँ तक कि उठे और उन्होंने एक ज़ोरदार मैमूना के मुँह पर थप्पड़ मारा। जैसे ही मैमूना के मुंह पे थप्पड़ मेरा तो मैमूना ने सर नीचे किया और उसके आंसू बहना शुरू हो गया। और माँ का दिल ज़्यादा रो रहा था, बेटी आज रो रही थी। ऐसा लगा जैसे बेटी होश में आई है, रो रही है। तो पीर गुस्से में बोला अच्छा अब तू रोता है, तू रो रहा है, तू रोता क्यों है, बोल मेरे साथ। यहाँ तक कि पीर उठा और उसने मैमूना के बाल हाथों में पकड़ लिया और उसके सर को झंझोड़ के कहा बोल मेरे साथ। दोनों उसके जो कारिंदे थे, उसके मुरीदैन थे, जो मुस्टंडे थे, उसने पकड़ा हुआ था मजबूती के साथ मैमूना को और उसके बालों को वो झंझोड़ रहा था। यहाँ तक कि उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। माँ ने देखा कि उसने थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। वहीं पे सब जो चुप करके बैठे देख रहे थे, उन्होंने अचानक मंजर देखा कि वो जो थप्पड़ों की बारिश कर रहा था गुस्से में, जिसके मुंह से लालियां टपक रही थीं और गुस्से से वो थूक निकल बाहर उगल रहा था, वो मासूम मैमूना जिसके ऊपर सबको था कि साया है, जो सामने बैठी थी, पीछे हटा और अपनी जगह से नीचे से एक बड़ा सा डंडा उठाया और उसने मैमूना को पीटना शुरू कर दिया। वो इतना जोर से मार रहा था कि मैमूना की चीखें निकल रही थी और वो कह रही थी मुझे बचा लो, मुझे मचा लो। सब शायद यही समझ रहे थे जिन बोल रहा है। वो कह रहा है अब आया तू लाइन पे। माँ जानती थी ये जिन नहीं बोल रहा, ये मेरी मैमूना बोल रही है। ये आवाज़ किसी जिन की नहीं, ये तो मेरी मैमूना की आवाज़ है। लेकिन वो मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था और सब देख रहे थे, यहाँ तक कि मैमूना मार खाते खाते बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो उस पीर ने कहा इतना मुझे पैसे दे दें, आपका जो जिन है मैंने निकाल दिया है, वो चला गया है, आपकी बेटी अब ठीक हो जाएगी, इसको यहाँ से लेके जाएं, मैंने आपको बिल्कुल ओके कर दिया है। वो एक मासूम सी नाजुक सी बच्ची थी जिसको इतनी मार पड़ी, थप्पड़ पड़े और जिसके सर पे इस तरह किया गया। माँ रो रही थी, कैसे रो रही थी, वो कैसा मंजर होगा। ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, ऐसा होता है, मैं खिलाफ हूँ ऐसे लोगों के, इसलिए तो मैं बैठ के रूहानियत सिखाता हूँ, वज़ाइफ बताता हूँ कि खुद करो, खुदा का वास्ता है खुद करो, किसी के बात मत जाओ। अभी तो आगे सुनिए। यहाँ तक कि मैमूना को वो लोग घर लेके गए। माँ और टूट चुकी थी, पहाड़ ही टूटे जा रहे थे और टूट चुकी थी। बेटी बेहोश रही, लेकिन जब बेटी होश में आई तो चुप सी थी। लेकिन अगले दिन फिर उसको उसी तरह का दौरा पड़ गया जो जिनात का दौरा पड़ता था। फिर जिनात की हाज़िरी हो गई, फिर वो पागल हो गई और माँ समझ गई कि उसने भी ठग लिया, पैसे ले लिए, बेटी को कोई भी आराम नहीं आया। अब उधर वकील पूछने के लिए, बात करने के लिए टाइम लेता, उधर एक अजीब मसला था, उधर एक केस चल रहा था, क्या करना है क्या नहीं। यहाँ केस कमज़ोर सा था, माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे, सिवाय इसके कि वकील को कहती मेरे बेटे को बचा लो। या उसके कान में अब एक जुमला था जो बहुत उसके कानों को तकलीफ़ पहुँचा रहा था। वो जुमला था मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये जुमला कहा तो बेटी ने था पीर के डंडे खाने के बाद, लेकिन अब माँ को ये लग रहा था कि ये जुमला बेटी अदा नहीं कर रही, वहाँ वो जेल में बैठा बेटा कर रहा है मुझे मत मारो, और यहाँ बेटी कह रही है मुझे मत मारो। और जो मर चुका है असलम, उसका उसको ख्याल आता है। ये उनके अल्फाज हैं, ये उनके जज्बात हैं खालदा के, जो उन्होंने मुझे बताए हैं कि मुझे यूं लगता था कि जो मर चुका है वो भी आके इन दोनों बच्चों के साथ रो रो के कह रहा है मुझे मत मारो। उधर से
रिहान कहता है मुझे मत मारो, इधर से मैमूना कहती है मुझे मत मारो। जो चला गया इस दुनिया से वो कह रहा है मेरे बच्चों को मत मारो। जो इस दुनिया से असलम चला गया है वो भी ऊंचा ऊंचा इनके साथ मिलके कह रहा है मेरे बच्चों को मत मारो। और मां की क्या पोजीशन होगी। अब मां के पास कोई हिम्मत नहीं थी कि वो बच्ची को किसी के पास लेके जाए, वो पहले ही टूटी हुई थी। ऐसे लोगों को शायद उसका नहीं मानती थी या क्या था, वो अपना खुद पढ़ पढ़ के दम करती और ऐसा कुछ करती। और उधर से वो केस था कि इस अंदाज में चल रहा था कि मां को तो खुद कुछ एहसास नहीं था, वो कुछ होश में होती तो उस केस को कुछ पैरवी करती या कर सकती। यहां तक कि कानून ने मौत की सजा सुना दी। और जिस वक्त मां के कानों तक ये खबर पहुंची कि मौत की सजा सुनाई है, वहीं पे उसी दिन जिस दिन उसने ये फैसला सुना, जिस दिन उसको ये खबर पहुंची, वो अपनी बेटी को गांव वालों के कहने पे और असलम की मां के कहने पे, एक नेक बंदा जिसका सुना था बड़ा वो नेक है, उसके पास लेके गई। और जब उसके पास लेके गई उस वक्त तक इसको ये फैसले का पता नहीं लगा था। उस दिन फैसला आना था। वो बेटी को लेके गई और उस पीर को साहब को बेटी को दिखाया, तो पीर साहब ने बेटी को देखने के बाद कहा आप बेफिक्र हो, मैं जिन निकाल दूंगा। उन्होंने कहा सब लोग कमरे से बाहर चले जाएं और कमरा बंद कर दें। मैमूना की मां ऐसा नहीं चाहती थी कि वो कमरे से बाहर जाए, वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन सब ने इशारा किया कि आप छोड़ दें। इस अंदाज में था कि उसको खुद समझ नहीं आ रही थी। उधर से दिल धड़क रहा था, बेटे का फैसला आना था, आज आर या पार होना था, और इधर बेटी थी, वो कह रहा था छोड़ के बाहर जाएं। वो बाहर तो चली गई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। माँ का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। नौजवान बेटी जिसके ऊपर आसेब का साया था वो अंदर थी, दरवाज़ा बंद था। और उधर से दिमाग कह रहा था कहीं वो भी जो जेल में बैठा है वो दरवाज़ा भी सारी ज़िंदगी के लिए बंद ना हो जाए। माँ को क्या जनून चढ़ा, वो दरवाजे को ऐसे धक्का देती हुई अंदर दाखिल हो गई। और जब पीर को देखा तो ऐसी नाज़ेबा हरकत कर रहा था कि जो माँ के दिल में धड़का लगा हुआ था वैसा ही हुआ। माँ की छठी इसने कह दिया था कि ये बंदा भी ठीक नहीं है, और ऐसा ही था। अंदर जब माँ दाखिल हुई तो वो समझ गई थी अगर मैं देर कर दूंगी तो मेरी बेटी की इज्जत लुट जाएगी, और ऐसा ही हो जाता। वो जो अनजान सी थी, वो जो दीवानी सी थी, वो जो पागल सी थी, कोई बात नहीं करती थी, कोई जवाब नहीं देती थी, कुछ बोलती नहीं थी। उसके साथ कोई कुछ भी कर ले तो वो क्या कहती, माँ को क्या दास्तान सुनाती, माँ को क्या बताती कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई है, किसने मेरे जिस्म को किस तरह नोचा है या मुझे क्या किया है। तो माँ डरी भागी अपनी बच्ची के लिए, और ऐसे टाइम पे ही पहुंच गई कि वो जालिम, वो भेड़िया जो खेल खेलने जा रहा था उसमें नाकाम हुआ, और उसने उसको मारना शुरू कर दिया और उसको लान तान करना शुरू कर दिया। तो लेकिन सब ने आके पकड़ा, इस तरह करोगी तो अपनी ही इज्जत को उछालोगी। ये खबर आज यहीं कमरे तक है, बाहर निकल गई तो सबकी ज़बान पे आ जाएगी, छोड़ दो इस मामले को, उठो बेटी को उठाओ, चलो यहाँ से। वो कहते हैं इस मामले को भी वहीं पे दबा दिया गया, खबर बाहर नहीं निकली। मैंने बेटी को उठाया, घर आ गई, और घर आके जो खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी वो ये थी कि रिहान को सजाए मौत हो गई थी। यह खबर का सुनना था कि वो जो मजबूत बनी बैठी थी खालदा, वो जो गुमसुम सी थी, वो जो चुप सी थी, वो जो बोलती नहीं थी, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो पागल सी हो गई, वो दीवानी सी हो गई। उसके बाद उन्होंने जिस तरह की मुझे कहानी सुनाई है और वो जिस तरह रोई है, यकीन मानिए मैं सुना नहीं पा रहा, मैं खुद अजीब सा हो रहा हूँ। वो मैं लफ्ज़ नहीं बयान कर सकूँगा जो उनके साथ हुआ, मुख्तसर बता देता हूँ। मैं ज़्यादा उनकी दुख भरी कहानी नहीं सुनाऊँगा। ये हुआ कि बेटा गले में रस्सा लगा के फांसी चढ़ गया। बहुत अरसे तक मैमूना का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। वो जो असलम की बहनें थी वो आके ख्याल करती। असलम की माँ ने उस वक्त हालात को संभाला और अपने आप को संभाला, बच्चों को भी संभाला। हालात गुजरते रहे। लेकिन हुआ यह कि एक दिन मैमूना आकर माँ से बोल ही पड़ी। उस दिन वो पहली दफ़ा होश में आई थी, क्योंकि अब माँ जो बेहोश रहती थी, माँ जो नींद पागल सी हो गई थी। और उसने माँ से कहा, उस दिन पता लगा, क्योंकि उनके यहाँ एक रिश्तेदारों के यहाँ डॉक्टर आया हुआ था, करीबी जो हमसाए थे वो लेकर आ गए। उन्होंने असलम की माँ से कहा कि हम चाहते हैं अगर आपकी इजाज़त तो इसका चेकअप हो जाए। जब उस डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसने कहा इसको कोई साया नहीं है, दिमागी तौर पे इसको चोट पहुंच चुकी है, साइकोलॉजिकली इसका असर हो चुका है।
और माँ ने कहा मेरी बच्ची को बचा लीजिए, और उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, बाकायदा इलाज से जो वो कहता रहा वो करते रहे, वो बच्ची भी ठीक हो गई। मैं इस कहानी को अब लंबा नहीं करना चाह रहा, शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। बच्ची भी ठीक हो गई, और जब ठीक हुई तो माँ को उसने ही बताया था, जिस दिन वो फैसला हुआ था पंचायत का, उस दिन उसकी सहेली ने उसको बता दिया था कि तुझे फलां को मंड दिया जाएगा, तुझे ज़बरदस्ती बाजू बना के उसको दे दिया जाएगा, और तुझे पता है हमारे यहाँ रिवायात है, वो तुझे मारे, वो तुझे अपने दोस्तों के हवाले करे, वो कुछ करे, वो शादी करे, वो ना करे, तो उनकी है। और ये बात उस पर इस तरह ख़तरनाक दिमाग पे उसको चोट पहुंची थी कि वो अपने हवास खो बैठी थी, साइकोलॉजिकली वो पागल हो गई थी, क्योंकि एक भाई की चोट उसको पड़ी हुई थी, वो अंदर से मरी हुई थी, उसका जिगरी भाई, सगा भाई, खून का भाई ये हो गया था, और ऊपर से जब उसको पता लगा कि मैं इस तरह हो जाऊंगी, तो वो दिमागी तौर पे अब नॉर्मल सी हो गई थी, उसको शॉक पहुंच गया था। और डॉक्टर की ट्रीटमेंट से जो काफ़ी अरसा लगा वो ठीक तो हो गई, लेकिन अंदर से इतनी खोखली हो गई थी, अंदर से इतनी ख़त्म हो गई थी कि मरने से कुछ अरसा पहले उसने माँ से सिर्फ इतना कहा था, माँ मैं बाप को भी नहीं भूल सकी। वो दुख अपनी जगह पे था कि वो दुख भूली नहीं थी कि भाई का दुख आ गया, और जब मुझे उस सहेली ने आके बताया कि मुझे इस तरह दे दिया जाएगा, तो माँ में ख़त्म हो गई थी। और ये आखिरी जुमले थे, वो कहती है, जो माँ को बताई थी, वो फिर चुप सी हो गई थी। अब वो ठीक हो गई थी, खुद से खा लेती, पी लेती, काम कर लेती, लेकिन वो भी अंदर से टूट गई थी। मैमूना भी इस दुनिया से चली गई। वो अंदर से इतनी खोखली हो गई थी, बीमार हो गई थी कि वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। खालदा आज ज़िंदा तो हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। वक्त ने उनको हिला कर रख दिया है। शायद अगर वो 70 साल की होती तो शक्ल से ऐसी लग रही हैं जैसे वो 100 साल की हों। वक्त ने उनको इतना चेहरे पे झुर्रियाँ डाल दी हैं। उन्होंने जब मुझे कहानी भेजी तो मैं सुन के खुद लरस सा गया, हिल सा गया। कितनी खौफनाक कहानी है। मैंने बड़ी बड़ी खौफनाक जिनों भूतों की कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन ये उससे भी खौफनाक कहानी है। तो मैंने कहा मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास हिम्मत नहीं है। मैंने कहा हिम्मत पैदा करें। मैंने उनको राज़ी किया, और जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कुछ मेरे दिल में सवाल हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछ सकता हूँ। कहती पूछें। मैंने कहा जब मैमूना को वो साया सा हुआ तो आप लोगों ने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि पीरों की तरफ चले गए और ये सारा किया, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था जिसने उसका इलाज किया एंड में। और अगर शुरू में ही उसका इलाज हो जाता तो शायद मैमूना तो जिंदा होती। बाकी तो रब की रज़ा है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है इंसान ने पूरी एहतियात करनी है, दवा करना है, इलाज करना है, बाकी अल्लाह से दुआ करनी है। तो आपने उस तरफ क्यों नहीं गए? तो उनका कहना यह था कि जिस वक्त उसको अटैक हुआ था पहली दफ़ा, जो उसकी पोजीशन थी, तो उस वक्त मैं खुद बेटे की वजह से नॉर्मल नहीं थी। जो मेरे घर में हो चुका था, पहले शौहर फिर बेटे ने अब जो हो कर दिया था, उसके हाथ से 3 बंदे की मौत हो गई थी। मैं खुद एक ऐसी सिचुएशन में थी कि मुझे तो कुछ होश नहीं था। मुझे जो कुछ कहता जा रहा था मैं करती जा रही थी। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, इतनी समझदार हूँ नहीं। अगर मैं कुछ होती तो मैं उस असलम की वालदा से कहती कि आप ही पैसे को कहीं लगाएं, आप ही, मेरे पास तो इतनी भी अकल नहीं कि मैं बता सकूँ ये कारोबार करें, ये कारोबार करें। मैं तो एक सादा सी खातून। जब सब ने कहा कि ये जिन है, उसकी रीज़न ये है कि वो जब उठा के फेंकती थी तो देखने वाले कह रहे थे कि इतनी ताकत एक लड़की में नहीं आ सकती। तो वो यकीनन जिन ही था। जब वो सब इस बात पे बज़िद थे तो मुझे भी लगा कि वो जिन है। तो मैंने कहा आपको पता है, और बल्कि मैं एंड पे बताता हूँ, वो जो उठा के फेंकती थी, और इस तरह के कुछ केसेस मेरे सामने भी आए हैं, ताकत आ जाती है, जिन आ जाता है, वो यूं फेंकता है तो लोग उड़ते हुए जाते हैं, वो क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा मुझे जो लोग कहते गए मैं करती इसलिए गई। अगर बेटे वाला वाक़या ना हुआ होता, शौहर भी जिंदा होते, तो मैं बहुत मजबूत होती। शौहर अल्लाह के पास चले गए थे, मैं फिर भी नहीं टूटी। लेकिन रिहान के वाक़े ने मुझे तोड़ दिया। रिहान का वाक़या ना होता तो बेटा भी साथ खड़ा होता, शायद मैं इतनी ना टूटती। मुझे खुद समझ नहीं आई। और मैंने कहा तो जब डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू कर दिया था तो फिर क्या ऐसा हुआ कि वो ज़िंदगी की बाजी हार गई मैमूना? उनका कहना यह था कि डॉक्टर जब हमारे घर में आया और उसने उसका चेकअप किया तो उसने कहा इसको, उसने, डॉक्टर को तो हर चीज़ का पता होता है। उसने बच्ची को देखा, सिचुएशन को देखा, सारा कुछ दिया। उसने अपनी तरफ से समझ गया क्या केस है क्या नहीं। उसने कहा अगर आप लोगों की इजाज़त हो, मैं इसका, एक पैसों के लिए नहीं, वो एक नेक शख्स था, पैसों के लिए नहीं, वो किसी के घर आया हुआ था और उन्होंने हमारे घर में कहा था, तो उन्होंने कहा था चलें मैं चलता हूँ। वो 1 महीने के लिए वहाँ पे बाकायदा आया था वहाँ पे। तो उसने कहा था मैं पैसों के लिए नहीं, ये मैं अल्लाह की राह के लिए करूँगा, अल्लाह की खुश करने के लिए, कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। तो उसने उसको अपनी बेटी समझ के
उस केस को इस तरह देखा कि मुसलसल उसका क्या चेक करना है, क्या करना है, उसका ब्लड लेना है तो किस तरह टेस्ट करवाना है। टेस्ट का हमें नहीं कहा, वो खुद करता रहा टेस्ट, ये वो चीज़ें करता रहा, देखता रहा, करते 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 वो उसको मेडिसिन देता रहा, रोज़ चेकअप के लिए आता था, सुबह शाम भी आता, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मैमूना ठीक होना शुरू हो गई। वो उससे बातें करता रहता, हम साथ बैठते, हमें कहता आए बैठे आप लोग भी, उससे बातें करता, वो उसको इस तरह डील करता, करते 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 वो आहिस्ता आहिस्ता मैमूना को ज़िंदगी की तरफ ले आए, यहाँ तक कि मैमूना रोती फिर बात करती, वो उसको डांटता, कभी प्यार करता, वो दिमागी तौर पे उसके साथ बैठ के करता। वो मैं तो समझ गया था वो साइकोलॉजी उसको ट्रीट कर रहा था, मेडिसिन के ज़रिए भी ट्रीट कर रहा था, दिमाग की भी मेडिसिन दे रहा था, फिजिक की भी। लेकिन उसका कहना यह था कि अंदर से बगैर खाए पिए बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसका अंदर बहुत ख़त्म हो चुका है, इसको आप खिलाएं, इसको ताकत की चीज़ें दें, इसको खुश करें, इसको खुशी ना दी गई, ताकत की चीज़ें इसने ना खाई, ये वीकनेस इसके अंदर रही तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेगी। वो जितना अरसा रहा उतने अरसे के अंदर मैमूना तो नॉर्मल हो गई, इतनी नॉर्मल हो गई कि खुद से खा लेती थी, लेकिन इस तरह खाती थी जहाँ पे उसको एक रोटी खाई नहीं चाहिए, वहाँ पे चंद लुक़्मे वो भी ज़बरदस्ती करने पे अंदर डालती थी। जहाँ पे उसको ताकतवर चीज़ें खानी चाहिए थी वहाँ पे वो जहर मारकर कुछ थोड़ा सा खा लेती थी, क्योंकि बाप के जाने के बाद जो उसका बहुत प्यार का रिश्ता था भाई के साथ, वो भी ख़त्म हो चुका था, वो भी मौत की तरफ था, उसका सफ़र भी मौत की तरफ था भाई का। और जहाँ जिस चोट ने उसको इस हाल तक पहुँचाया था वो था कि उसको किसी को ऐसे भेड़ बकरी की तरह दे दिया जाएगा, उसके बदले दिया जाएगा। जहाँ वो खौफ था, वो खौफ तो उसको पागलपन जुनून की तरफ ले गया था। भाई का खौफ असल में था, एक भाई का खौफ था, और रही सही कसर उस खौफ ने पूरी कर दी थी और वो टूट गई थी। डॉक्टर ने उसको इतना तो ठीक कर दिया, लेकिन जाने से पहले उसने कहा मैं इतने टाइम के लिए आया था, इतना कर सकता था, मैं जा रहा हूँ, अब आप इस पे तवज्जो दीजिएगा। तो माँ उससे बातें करती लेकिन वो चुप रहती। तो माँ का कहना, ये खालदा का ये कहना था, आखिरी जो मुझसे उसने बातें कुछ की थी, मैंने भी कुछ बातें नहीं बताई, उनमें से अहम बातें यही थी बाप के बारे में और रिहान के बारे में। वो टूट गई थी और उसको जो शदीद झटका मिला था, शदीद झटका दिमागी तौर पे, वो टूटने ही वाली थी, अभी टूटी नहीं थी, खामोश तो हो गई थी, लेकिन भाई की बात ने जो 80% उसको तोड़ दिया था, वहीं पे 20% जो बच गई थी टूटने से, वो उसी बात ने कि तुझे तो इस तरह बदले में दिया जाएगा, वो ख़त्म हो गई थी। और उसको साइकोलॉजिकली दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। वो बात उसके दिमाग में इतना खौफ सवार होकर गई थी कि वो एबनॉर्मल हो गई थी, झटके मारनी शुरू हो गई थी। रह गई बात कि उठा के फेंकती थी। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, मेरे सामने भी ऐसे आए हैं जिनको मैंने स्टडी किया है और उन्होंने कहा इसके ऊपर जिन है, जादू है, ये है, और मैंने जब बैठा हूँ उसको स्टडी किया, देखा तो पता लगा है कि कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या गुजरा है जिसने उसके दिमाग पे इतनी चोट पहुंचाई है कि वो बात आहिस्ता आहिस्ता इतनी अंदर खौफनाक हो गई है। फिर उस पेशेंट को, मर्द हो या औरत हो, एक दौरा सा पड़ता होता है, और ऐसा दौरा पड़ता है कि उसमें उनको इतनी ताकत आती है कि यूं उठा के फेंकते हैं। उनकी जो अपनी एनर्जी है, जो अपनी ताकत है, उस दौरे में उनकी ताकत 4 गुना 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो वो जिनात की वजह से नहीं होती, उस जिस्म की मैक्सिमम ताकत जो इंसान यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन उस कंडीशन में, दिमाग एबनॉर्मल कंडीशन में, वो ताकत यूज़ कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो जिन है जिसकी वो ताकत है। ये साइंस को पढ़ें। मैं साइंस का मतलब ना स्टूडेंट हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर उसको साइंस से एक्सप्लेन कर सकूँ। डॉक्टर अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि उस वक्त वो जो ताकत होती है उसी शख्स की ही होती है, जो बॉडी जमा करके इस तरह फेंक रही होती है, कर वही शख्स रहा होता है, वो जिन नहीं होता। वो बच्ची खा नहीं सकी, अंदर से वो भूखी थी, अंदर से उसने कुछ पहले भी इतना अर्सा बीमारी भी नहीं खाया था, ऊपर से उसके ऊपर जो गुजरा, और जब वो नॉर्मल भी हुई, पता लगा कि भाई तो रहा नहीं, मौत की तरफ चला गया, तो वो 1-2 लुकमे तो खा लेती थी। माँ खुद इतनी बुरी हालात में रही कि असलम की माँ जो जिंदा थी वो ख्याल करती थी इन हालात में। अब तो बहुत पुराना वाक़या हो चुका है, ये आज का थोड़ा है। तो असलम की वालदा जब तक ज़िंदा थी, अब वो भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, वो मैमूना को भी संभाल लेती और खालदा को भी संभाल लेती। लेकिन खालदा जो गुमसुम हो गई थी, बेटी की भी देखभाल छोड़ गई थी वहीं पे, मैमूना होश में तो आ गई। डॉक्टर ने उसको नॉर्मल तो कर दिया और बता भी दिया कि ये इसको शदीद शॉक पहुंचा था दिमागी तौर पे, जिसकी वजह से इस तरफ गई थी, लेकिन अब इसको खिलाएं पिलाएं, लेकिन कोई भी उसको खिला पिला नहीं सका। ज़बरदस्ती करने के बावजूद भी वो कुछ उसने खाया पिया नहीं, कुछ लुकमे खा लेती और कुछ अरसा वो ज़िंदा रही। और एक सुबह जब वो उठे तो मैमूना अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी।
रोई खालदा, लेकिन इस तरह नहीं रोई कि धाड़े मार के रोती, वो टूट चुकी थी। उसको मिट्टी में दफन करने के बाद वो आई तो वो चुप सी हो गई, लेकिन कहती है बहुत सालों बाद मैं ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई, जो मेरा अंदर का गुबार था वो सारा इस तरह निकला, इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि मैं मुसलसल रोती रही। कितना टाइम, कितने दिन रोती रही मुझे नहीं पता। चुप होती थी फिर रोती, चुप होती फिर रोती, और उसके बाद मुझे कुछ सुकून सा हो गया। ये ज़िंदगी खुद से ख़त्म कर नहीं सकते, खुदकुशी कर नहीं सकते, अपने हाथ से अपने आप को मार नहीं सकते, हराम मौत है। तो इसलिए जी रही हूँ जब तक ज़िंदगी है, बस जीऊँगी और उसके बाद अल्लाह के पास चली जाऊँगी। मैंने उनसे पूछा, आखिरी सवाल, आप इस कहानी को चाहती हैं कि मैं सुना दूँ? ये तो बहुत खौफनाक है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस कहानी को आप भी सुनेंगी तो आपके दिल पे तो बहुत तकलीफ़ गुजरेगी। मैं इन लफ्ज़ों के साथ खेलूँगा और ये फिर सब कुछ इस तरह सुनाऊँगा कि आपकी आंखों के आगे फ़िल्म चलना शुरू हो जाएगी। जिसने देखा हुआ है उसके सामने तो वही मंजर सारे के सारे फिर से सामने आ जाएंगे। लोगों के सामने मंजर नहीं आएंगे। लोग जो कहानी सुनेंगे, मेरी इस कहानी को सुनते ही आपके गांव वाले के जो लोग हैं उनके सामने ये मंजर नहीं आएंगे, लेकिन जो जो इस कहानी को सुनेगा, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग इस तरह महसूस करें कि ये कहानी सब की सब उनकी आंखों के सामने हो रही है, वो देख रही हैं। लेकिन आपकी तो मैं गारंटी देता हूँ, आपकी आंखों के सामने तो ये मंजर चलेंगे, तो आपसे बर्दाश्त होगा। मैं इसलिए इजाज़त ले रहा हूँ, आपने मुझे कहा कहानी भेजी तो इसलिए भेजी कि मैं सुना दूँ। मैं आज पहली दफ़ा पूछ रहा हूँ किसी से ज़िंदगी में, सुना दूँ इसलिए कि मैं नहीं चाहता आपको तकलीफ़ पहुँचे। मेरी इस कहानी से मैं तो सीक्वेंस बनाऊंगा, उसको कहानी को एक स्टाइल बनाऊंगा, आपकी उस ज़िंदगी को, शुरुआत को, सब कुछ इस तरह सुनाऊंगा, आपके लिए तो तकलीफ़ दे होगा। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं चाहती हूँ आप इस कहानी को सुनाएं। उसकी वजह ये है, मेरे साथ नसीब ने, किस्मत ने क्या खेला वो तो है ही है, लेकिन इसमें मेरी ख्वाहिश ये है, खुदारा लोगों को पैगाम दीजिए जो अपने बच्चियों को इस तरह पीरों के पास लेके जाते हैं, और पीर जब कहते हैं कमरा बंद कर दें और इसको छोड़ दें, ऐसा मत कीजिए। इस मकसद के लिए मैं अगर खाली ये पैगाम आपको भिजवाती तो आप भी इस खाली पैगाम को देंगे, कोई सुनेगा नहीं, शायद आप खुद ही ना सुनाएं इस पैगाम को। अगर आप कहानी मेरी पूरी सुनाएंगे तो फिर यकीनन सुनने वालों को मेरी बात समझ आएगी मैं क्या कह रही हूँ। मैं एक माँ थी, मेरा दिल धड़क रहा था, मेरी बच्ची की वो इज़्ज़त लूटने जा रहा था कमरा बंद करके, क्योंकि वो जानता था ना ये बोलेगी ना ये चीखेगी, इसको थप्पड़ मारो, क्योंकि उसको हमने सारी हिस्ट्री बता दी थी मेरे साथ जो गाँव वाले थे कि पहले हम फलां पीर को दिखा चुके हैं, फिर उसके बाद हमने उस पीर को दिखाया तो वो मारता रहा, अब ये है, ये है, ये है, ना ये बोलती है ना ये खाती है। तो वो समझ गया था ये तो एक जान है, इसके अंदर सांस चल रही है, तो मैं कुछ भी कर लूँगा, ये क्या बोलेगी। तो खुदारा किसी ऐसे पीरों के पास लोगों को हिदायत मिलेगी मेरी इस कहानी से, अपनी बेटियों को पीरों के पास ना इस तरह छोड़ के आए, उनके सरों पे खड़े हों। और दूसरी बात, ये एक माने का मैसेज है जो मैं आपको पहचान रहा हूँ, एज इट इज़, लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब यही था। और दूसरा, खुदारा अपनी बेटियों को बजाय पहले पीरों फ़कीरों के पास लेके जाएँ, या बेटे भी हों, पहले उसको अस्पताल लेके जाएँ, पहले उसको डॉक्टर को दिखाएं। मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकी, इसलिए मेरे ऊपर क़यामत टूटी हुई थी। पहले शौहर, उसके बाद बेटा जो अब कमाने वाला बनने वाला था, जिसके मैं ख्वाब देख रही थी शादी के, और मैंने क्या क्या उसके सपने सोच रखे थे। जब उससे ये गलती सरजद हो गई तो मेरी दुनिया वहीं अंधेरी हो गई थी, मेरा दिमाग तो वहीं पर ख़त्म हो गया था। मैं एक सादा सी गाँव की पेंडू सी औरत थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अगर मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी या समझदार होती, अपनी बेटी को अस्पताल लेके जाती, किसी डॉक्टर को दिखाती। गाँव वालों ने जो कह दिया, जो मैंने देखा कि हाँ वाकई जिन है, मुझे भी उस वक्त यही नज़र आया। मैं तो खुद फैसला कर ही नहीं रही थी, मैं तो होश में नहीं थी। आज इस कहानी को इसलिए सुनाएं कि लोगों को अकल आए, बेटी के साथ कभी भी कोई मामला हो, जिन्नात की तमाम अलामात भी नज़र आ रही हों, तो पहले किसी पीर फ़कीर के पास नहीं जा रहा। खुदारा मेरी तरफ से हाथ जोड़ के कहिएगा, पहले किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास, आम डॉक्टर के पास नहीं। अपना कुल सरमाया लगा दें अपनी बच्ची पर, लेकिन अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, फिर उसके बाद अल्लाह पे छोड़ें, और फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। डॉक्टर के पास लाजमी जाएँ। मेरी बेटी को कोई जिन नहीं था, सब गांव वालों ने जिन कह के मेरी बेटी को जिनों वाली लड़की बना दिया था। और बहुत सारी बातें जो बाद में ठीक होने के बाद उसके दिमाग में चोट पहुंचाती रही, शायद वो ज़िंदा नहीं रह सकी। क्या क्या उसने बातें सुनी। तो इस कहानी को मैंने इसलिए आज आप लोगों को सुनाया कि आप लोग भी समझ गए होंगे मेरा क्या मकसद है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे से इतना हो सकता है जी, मेरे ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, मेरे ऊपर बहुत कुछ कहा जाता है, मैं भी एक गुनहगार बंदा हूँ, मैं नेक बंदा नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ लोगों की मदद कर सकूँ। देखिए मेरी नीयत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है।
मैंने सिखा दिया। मैंने क्यों सिखाया, आज ये बात आपको समझ आएगी। मैंने कहा कोई मसला होता है, बड़े से बड़ा भी जादू है, जिन्नात है, नज़र बद है, या आपके जिन भी आ जाए, तो मैंने सिखाने जा रहा हूँ चीज़ें, इसलिए सिखाने जा रहा हूँ किसी के पास मत जाए। पैसों का ज़िया अलग से, और इस तरह बेटियों की इज्जतों के साथ खेला जाता है। तो ये है मेरा सिखाने का मकसद। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है, मुझे लोगों से अजर नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह राज़ी हो जाए, दैट्स ऑल। इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। बाकी जब मैं सिखाता हूँ तो खुदा जानता है मेरे ऊपर इतनी बातें होती हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं, ऐसा ऐसा होता है, दिल कुड़ता है, और मैं कहता हूँ छोड़ दूँ, ना सिखाऊँ। मैं कहूँ भाई मुझे आते ही नहीं अमलियात, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, लोगों को राज़ी करना है या अल्लाह को राज़ी करना है। दुश्मन हज़रत अली का कौल है या पता नहीं किसका, मुनाफिक के दुश्मन नहीं होंगे। जो मुनाफिक होगा ना उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। दुश्मन किसके होंगे? जो सच बोलेगा, कड़वी बात करेगा, मुंह पे बोलेगा, उसके दुश्मन होंगे। मैं किसी पे अटैक नहीं करता। मैंने सजाद अच्छा भाई है, दोस्त है, उस पर बात की थी, लेकिन बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। इस बात पे माफ़ी मांगी थी, यार सजाद अच्छा बंदा है, मेरा मकसद उसका दिल तोड़ना नहीं था, ये था कि यार उंगलियां लोग उठा रहे हैं, वो ऐसा काम ना करे कि लोग उस पर उंगलियां उठाएं। लेकिन माफ़ी भी मांग ली थी। माफ़ी मांगना अल्लाह को पसंद है। तो इसलिए कहूँगा लास्ट में, इस कहानी का मकसद भी यही था, खुदारा अक्ल से काम लिया करें। क्या कहूँ, क्या हालात पैदा हुए अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल मेरी एक कहानी थी जो उन्होंने भेजी, मैंने सुना दी। तो आपकी कहानी भी जो होगी मुझे भेजेंगे, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। और वही है मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, उस पर आप लिख के भेज दें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 31366 55500। रिपीट करता हूँ, +92 313 666 55, भूल गया, +92 313 6655500। इस पर मुझे आप कहानी भेजिए वॉइस मैसेज में या लिख के, लेकिन एंड पे लफ्ज़ उर्दू में स्टोरी या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिख के भेजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसको, आपकी स्टोरी को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो आज की कहानी से मेरी कोई बात दिल आज़ारी नहीं थी। माँ ने कहानी भेजी, मैंने एज इट इज़ सुना दी। मेरी भी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।